अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर एमडीकैट। मेरा नाम डॉक्टर सईद नमान अमजद है। हमने वन शॉट लेक्चर सीरीज़ में आज चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस करना है। इस चैप्टर में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। छोटा सा चैप्टर है, डायोड एंड रेक्टिफिकेशन, दो ही मेजर टॉपिक्स हैं। उनको हम डिटेल में बारी बारी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। ठीक हो गया। अगेन मैं बताता चलूँ, ये रिवीजन लेक्चर है, इसमें सारी की सारी चीज़ें शायद उतने डीपली एक्सप्लेन ना हो पाए, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमली डीपली एक्सप्लेन करूँ जितना विद इन दिस टाइम पॉसिबल है। एंड अगेन जो भी चीज़ें, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी पॉइंट, जो भी टॉपिक्स इस पूरे के पूरे लेक्चर में आपको डिस्क्राइब किए जाएंगे वो ज़रूरी है, उनको नहीं छोड़ना। एंड अगर आप इन टॉपिक्स के अलावा कुछ एडिशनल ज़्यादा रिवाइज करते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन में आखिरी दिन है, सुबह एमडीकैट है उस दिन, तो दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो दिस इज़ द मोस्ट कंसाइज फॉर्म। इससे कम करना नुकसान होगा, इससे ज़्यादा करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो स्टिक टू वट एवर आई टीच इन दीज लेक्चर्स। इन्हीं की लिस्ट बना लें। दिस विल बी योर चेक लिस्ट कि ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे तरीके से करने के लिए, अदरवाइज कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाएगा। सो पीएन जंक्शन पहला टॉपिक है हमारा। पीएमडीसी के सिलेबस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिस्क्राइब द पीएन जंक्शन एंड डिस्कस इट्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइजिंग। तो हम देखेंगे पीएन जंक्शन होता क्या है। इसको डिस्क्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि डेफिनेशन बता देनी है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिर हम फॉरवर्ड और रिवर्स बाइजिंग को डिस्कस करेंगे। अब पीएन जंक्शन या डायोड, इसमें होता क्या है कि आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? ये ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी से डोप करने के बाद बनता है। फॉर एग्जांपल बोरॉन से डोप करने के बाद बना। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ये, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इसको हम जो है फास्फोरस या कुछ और कोई और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से डोप करके बनाते हैं। आप पी टाइप सेमीकंडक्टर उठाएं, एन टाइप सेमीकंडक्टर उठाएं, उनको जोड़ दें, आपने पी एन जंक्शन बना दिया या डायोड बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पी साइड को एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और एन साइड को एक वर्टिकल लाइन से। इसकी डायरेक्शन मैटर करती है। आप ट्रायंगल पहले और अगर लाइन बाद में बना रहे हैं तो इसका मतलब है पी साइड इधर है, एन साइड इधर है। अगर आप ट्रायंगल इस तरफ बना रहे हैं और इस तरफ डायोड का वर्टिकल लाइन बना रहे हैं तो इसका मतलब है पी साइड इधर है और एन साइड इधर है। और हाँ, ये मैटर करती है, डायरेक्शनैलिटी से काफी कुछ फर्क पड़ता है इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, सो व्हाट इज अ डायोड? इट इज अ पी टाइप एंड एन एन टाइप सेमीकंडक्टर जॉइन टुगेदर। ठीक है, दिस इज अ पीएन जंक्शन और दिस इज अ डायोड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तीन प्रॉपर्टीज हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहली डिप्लीशन रीजन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, एंड देन हम उसके बाद जाएंगे फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग के ऊपर। सो पहले पढ़ लेते हैं डिप्लीशन रीजन होता क्या है। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है, इसको भी छोड़ दें, पहले मेरी बात सुनने के मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वही चीजें वहां पर लिखी हुई हैं। आपके पास पी टाइप मटेरियल है जिसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने ड्रॉ नहीं किए क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। इधर इसी तरह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जैसे ही हमने इनको आपस में जोड़ा, अब नॉर्मली होगा क्या, जैसे ही हम इसको आपस में जोड़ेंगे इस साइड पर भी होल्स ही होंगे और इस साइड पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर क्रिएटिंग अ पीएन जंक्शन। तो उसके बाद क्या होगा, ये होल्स पी साइड से एन साइड की तरफ डिफ्यूज कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड की तरफ डिफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है ना, हाई कंसंट्रेशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होती है ना। तो होल्स इधर ज्यादा है, उधर कम है, होल्स उधर चले जाएंगे। उधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर माइनॉरिटी में है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। सो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी इस जंक्शनल पॉइंट के ऊपर। तो अब होगा क्या, हमने इससे पहले पढ़ा है कि अगर यहाँ पर सिलिकॉन है, यहाँ पर सिलिकॉन है, यहाँ पर सिलिकॉन है, यहाँ पर सिलिकॉन है और सेंटर में हमने सिलिकॉन हटा के ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी बोरॉन डाल दी है, तो इनका बॉन्ड इस तरह से बनेगा कि तीन बॉन्ड तो पूरे बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। लेकिन चौथा बॉन्ड जो बनेगा उसमें सिलिकॉन का तो बॉन्ड पेयर में कंट्रीब्यूशन होगा लेकिन बोरॉन का नहीं होगा क्योंकि बोरॉन है ही ट्राईवेलेंट। तो यहाँ पर होल बच जाएगा। और हमने कहा था इस होल के समेत ये पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। आप इस होल को फिल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन डाल के अपने हिसाब से ये सोचेंगे कि मैंने खाली जगह पूरी कर दी है, नहीं, आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया है इस पर। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्यूज होकर इस होल को फिल करता है तो जिस एटम का वो होल था वो एटम अब एक नेगेटिव आयन बन चुका है। ठीक है, इसी तरह से सारे इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन नेगेटिव आयंस की एक लेयर बन जाएगी। So the diffusion of electrons from n side to p side creates a layer of negative ions on the p side of the junction. ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या होता है, इसी तरह हमने कहा था कि अगर आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, सिलिकॉन 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 है, लेकिन सेंटर में आपने फास्फोरस डाल दिया तो चार बॉन्ड तो इसने पूरे बना दिए।
पांचवा फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पेंटावैलेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसका अभी भी रहता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ ये पूरा का पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल है। आप सियाने बनने की कोशिश करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हटाने की कोशिश करेंगे तो आप इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। सो वही यहां पर होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जहां से डिफ्यूज होकर इधर होल्स फिल करने आ गए हैं, जहां से निकले हैं वहां पर पॉजिटिव आयन बना के निकलेंगे, पीछे पॉजिटिव आयन रह जाएगा। So the diffusion of electrons from the n side to the p side also creates a layer of positively charged ions on the n side. अब इस रीजन में ना इलेक्ट्रॉन बचा ना होल बचा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उधर से हट गए, यहाँ जो होल्स थे वो इलेक्ट्रॉन से फिल हो गए। अब इस रीजन में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं, चार्ज कैरियर्स नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होल होता है या इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह पर, ये करंट कंडक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो फ्लो कर जाता, होल होता तो फ्लो करता, वो चार्ज कैरियर है। these ions cannot conduct electricity, these are fixed ions, these cannot act as charge carriers। so हम कहते हैं कि सेंट्रल रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन which is charge carrier less, जिसमें चार्ज कैरियर नहीं है, that is called the depletion region because it is depleted of charge carriers। इसके चार्ज कैरियर खत्म हो गए हैं, डिफ्यूजन से उड़ गए, सिर्फ आयन्स बच गए, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। सो द सेंट्रल चार्ज कैरियर लेस region of the p-n junction is called depletion region. It is formed by diffusion of holes and electrons. It is composed of fixed positive and negative ions, and positive ions n side पर हैं, negative ions p side पर हैं। काउंटर इंट्यूटिव बात है, p for positive और n for negative नहीं है। पॉजिटिव आयंस की लेयर आप देखें n साइड पर बनी है, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और नेगेटिव आयन की लेयर p साइड पर बनी है। These are the points that you need to remember about depletion region। अब जब यहाँ पर आयंस की लेयर बनी है तो कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि इधर नेगेटिव आयन है और इधर पॉजिटिव आयन है। आप जैसे जैसे इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर ड्रॉ कर दो तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलाउंग जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऑपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज के करीब आएंगे तो पोटेंशियल यहाँ पर कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज के करीब जाएंगे तो वो हाई पोटेंशियल एंड है, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, राइट। वही चीज यहां पर होगी, लेयर ऑफ नेगेटिव आयंस इधर है, लेयर ऑफ पॉजिटिव आयंस इधर है, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जनरेट होगी, इसको मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन, ईडी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब लाइन इस तरफ है पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ऑपोजिट इस तरफ अगर जाएं तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। वही यहां पर हमने ड्रॉ किया होगा, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पर वोल्टेज है। तो अगर आप पी साइड से डिप्लीशन रीजन में यहां से यहां तक डिप्लीशन रीजन का एरिया है, उससे पहले पी और एन साइड पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है ना। जैसे ही हम डिप्लीशन रीजन में एंटर हुए और आहिस्ता आहिस्ता अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पी साइड से एन साइड की तरफ, पॉजिटिव आयन वाली लेयर से नेगेटिव आयन वाली लेयर से पॉजिटिव आयन वाली लेयर की तरफ जाते गए तो पोटेंशियल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और आगे आके जब डिप्लीशन रीजन से निकले दोबारा कांस्टेंट हो गया, जस्ट लाइक इट वाज हियर, ठीक है। अब क्या है कि यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जंप कर पाए, होल जो भी होगा पी साइड का होल, सॉरी, तब ही वो यहां से उधर जा पाएगा, ठीक है। इसी तरह वहां का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, वो जब यहाँ पे आएगा तो उसको इतनी पोटेंशियल डिफरेंस उसके पास होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस बैरियर को जंप करके इधर आ पाए, ठीक है। हमने कहा ना कि अगर आपके पास एक लो पोटेंशियल एंड हो, एक हाई पोटेंशियल एंड हो, ये इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगर डेल्टा वी है और आपको एक चार्ज क्यू यहां से यहां तक पहुंचाना है तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, क्यू डेल्टा वी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, तब वो इस पोटेंशियल के डिफरेंस को जंप कर पाएगा, राइट। इस तरह से यहाँ पर भी होल है, पॉजिटिव चार्ज के तौर पे एक्ट करता है, सिर्फ एक्ट करता होता नहीं है, वो यहाँ से अगर वहां पर जंप करना चाहेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जंप करना चाहेगा, पी साइड से एन साइड की तरफ जाना चाहेगा, तो उसके पास इतनी पोटेंशियल डिफरेंस को जंप करने जितनी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हम अगर इसको बैटरी से जोड़ के ये अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल को पी से जोड़ दूंगा, नेगेटिव को एन से जोड़ दूंगा, और यहाँ के पॉजिटिव पार्टिकल्स जो कि राइट नाउ रिप्रेजेंट हो रहे हैं बाय होल्स, वो मूव करना शुरू कर देंगे, तो वो तभी मूव करेंगे जब बैटरी की जो पोटेंशियल है वो इस बैरियर पोटेंशियल जितनी हो, क्योंकि बैटरी की पोटेंशियल अगर V इस बैरियर पोटेंशियल जितनी होगी तभी वो इन होल्स को इतनी एनर्जी दे पाएगी कि वो इस बैरियर को जंप करके उधर जा पाए,
वरना ये होल्स उतने एनर्जेटिक नहीं होंगे कि इस बैरियर को क्रॉस कर पाए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। ये जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है, और अगर आपके पास सिलिकॉन का डायोड है तो उसकी ये बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होती है। यानी कि जर्मेनियम के डायोड को 0.2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें तो करंट फ्लो नहीं होगा, 0.3 वोल्ट से ऊपर वाली बैटरी चाहिए। और सिलिकॉन के डायोड को 0.6 वोल्ट की बैटरी लगाकर करंट फ्लो करवाना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, 0.7 हो या उससे ऊपर हो। ठीक हो गया? So the potential difference that exists across the depletion region is called barrier potential. The charge carriers must have enough energy to overcome this potential barrier in order for the current to flow. इससे कम एनर्जी होगी तो नहीं फ्लो कर पाएंगे। Current won't flow if we have below this value potential. ठीक है, इसके नीचे वाले पोटेंशियल वाली बैटरी लगाएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसी वैल्यू को नी वोल्टेज भी आप कहते हैं। बैरियर पोटेंशियल और नी वोल्टेज ऑल्टरनेटिव सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, कभी कभार हम यूज कर लेते हैं। जो बैरियर पोटेंशियल है इसके अक्रॉस रहने वाला वो पोटेंशियल जिसकी वजह से चार्ज कैरियर्स फ्रीली डिफ्यूज नहीं होते। ठीक है ना, जैसे ही हमने पी एन जंक्शन जोड़ा, कुछ तो डिफ्यूज हो गए और वो उन्होंने आयंस बना दिए। अगर ये पोटेंशियल एस्टैब्लिश ना होता तो सारे के सारे डिफ्यूज होते रहते और पूरा का पूरा डायोड हमारा फिर किसी काम का नहीं रहना था। यहाँ पर सारे नेगेटिव आयन हो जाते, वहां पर सारे पॉजिटिव आयन हो जाते, तो वो डिफ्यूजन होते होते ये पोटेंशियल बढ़ता गया, एक पॉइंट पर आकर रुक गई डिफ्यूजन। मजीद अब यहाँ के होल उधर जाएंगे या उधर के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और एक और लेयर नेगेटिव आयन की और एक और लेयर पॉजिटिव आयन की इधर अगर बनानी है तो अब एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है ना, वरना काम मुश्किल हो जाएगा। सो आपको जितनी एनर्जी चाहिए इसको टापने के लिए, अक्रॉस जाने के लिए, वो नी वोल्टेज है, और जितनी पोटेंशियल बैरियर इधर एग्जिस्ट करता है वो बैरियर पोटेंशियल है। हैं दोनों सेम ही, दोनों 0.3 वोल्ट्स हैं फॉर जर्मेनियम, दोनों 0.7 वोल्ट्स हैं फॉर सिलिकॉन। उसको बस डेफिनेशन उसकी थोड़ी सी ट्वीक कर दी है, इट्स द सेम थिंग। ठीक हो गया? अब हम आते हैं बाइजिंग की तरफ। बाइजिंग क्या है? अगर आप किसी डायोड को बैटरी लगा दें, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगा दें, तो हम कहते हैं हमने इस डायोड को बायस कर दिया है। दो तरीकों से हम बैटरी जोड़ सकते हैं, फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग। अब इन दोनों के क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे। आपके सामने एक फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड है जिसमें मैंने पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से यानी कि हाई पोटेंशियल एंड से जोड़ा हुआ है और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से यानी कि लो पोटेंशियल एंड से जोड़ा हुआ है। करंट आई फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट है। So P side should be at higher potential and N side should be at lower potential. Then we call that diode to be forward biased. इसका exactly opposite reverse bias में होगा कि अगर आप P side को lower potential से जोड़ दें और N side को higher potential से जोड़ दें तो तब क्या होगा, हम उसको कहेंगे कि अब ये डायोड रिवर्स बाइस्ड हो चुका है। ठीक है, करंट इस केस में P साइड से N साइड की तरफ फ्लो करेगा, इस केस में N साइड से P साइड की तरफ फ्लो करेगा, इस तरफ का करंट। ठीक है, उसको हम रिवर्स करंट कहेंगे IR, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड करंट IF। ठीक है, फॉरवर्ड करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। यहाँ के पी साइड के होल्स उधर जा रहे होते हैं और उधर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे होते हैं, जबकि इसमें अब क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल को एन साइड से जोड़ दिया, तो एन साइड के जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जो कि होल्स हैं, पॉजिटिव है नहीं लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव को, तो वो होल्स अब इधर से उधर जाने चाहिए, तब कन्वेंशनल करंट N2P जाएगा ना। पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स N2P जाएंगे तो हम कहेंगे करंट N2P है। सो एन साइड पर बहुत ही कम होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक करंट उसका ऑपोजिट होगा, तो उसके लिए पी साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स को पी से एन की तरफ आना पड़ेगा, वो बहुत ही कम है, पी साइड में माइनॉरिटी में है। तो अगेन जो रिवर्स करंट है दैट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जिसी को हम कभी कभार लीकेज करंट भी कह देते हैं। वैसे डिफरेंस होता है इनमें, बट आपके लेवल तक हम रिवर्स करंट को लीकेज करंट ऑल्टरनेटिवली बोल देते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी डायोड को फॉरवर्ड बाइज करेंगे तो बहुत ही कम रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी एंड काफी कुछ ओहम्स जितनी होती है, 2 ओहम 3 ओहम 4 ओहम जितनी होती है। जबकि जब आप रिवर्स बाइज करते हैं तो इट इज इन द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम्स, बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है क्योंकि बहुत ही कम चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं, तो वो उतना ज्यादा करंट फ्लो करवा नहीं पाते, तो बैटरी को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ओहम्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे फॉरवर्ड करंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फ्यू ओहम जितनी होगी। यहाँ पर ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे रिवर्स करंट इज इक्वल टू रिवर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिवर्स रेजिस्टेंस एंड दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम्स। अब यहाँ तक तो आपके बुक में अच्छा खासा है, कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स हैं जो थोड़े से एडिशनल है, आपने रेगुलर लेक्चर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो वो आपको याद करने चाहिए कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इन फॉरवर्ड बाइज कंडीशन ना होने के बराबर होता है। अगर आपको ऑप्शन में गिवन हो कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इन फॉरवर्ड बाइज कंडीशन कितना होता है और ऑप्शन में एक ऑप्शन 0 वोल्ट्स है और एक ऑप्शन 0.3 वोल्ट्स है,
तो आपको 0.3 वोल्ट को सेलेक्ट करना है। हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0 कह देते हैं, लेकिन फॉर अ जर्मेनियम डायोड इट इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट्स व्हिच इज इट्स पोटेंशियल बैरियर, एंड फॉर अ सिलिकॉन डायोड इट इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट्स व्हिच इज आल्सो इट्स पोटेंशियल बैरियर। सो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप होता बेसिकली क्या है कि चार्ज कैरियर्स डायोड से गुजरते वक्त कितनी एनर्जी यहाँ पर लूज करते हैं, तो जितना बैरियर पोटेंशियल है उतनी एनर्जी लूज करेंगे, क्योंकि उतनी उनको टॉप कर आगे जाना है। सो अगर जर्मेनियम का पूछा हो तो 0.3 वोल्ट जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और सिलिकॉन 0.7 वोल्ट। कभी कभार उसको हम नेग्लिजिबल भी कंसीडर कर लेते हैं। तो दोनों किस्म के एमसीक्यूज के लिए आपको तैयार रहना है। प्रेफरेबली अगर ऑप्शन में 0.3 या 0.7 है फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम तो आपने उसको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज मोस्ट कॉमनली नेग्लिजिबल या 0 ऑप्शन में होता है, उसको आपने लगा देना है। जब भी आप किसी डायोड को फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो उसका डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाता है। अब ये क्यों होता है, ये काफी डिटेल से हम रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और उसकी अच्छी खासी रीजन है। राइट नाउ आई एम नॉट टचिंग दैट बिकॉज दिस इज अ रिवीजन लेक्चर और ना ही वो आपके लिए जरूरी है। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इन रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। क्यों? क्योंकि रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में इसकी जो रेजिस्टेंस है वो अच्छी खासी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि चार्ज कैरियर बैटरी से जितनी भी वोल्टेज लेकर निकलता है, एनर्जी पर कॉलम लेकर निकलता है, वो सारी की सारी एनर्जी पर कॉलम यानी कि वोल्टेज या पोटेंशियल इधर ड्रॉप हो जाता है। सो बैटरी 10 वोल्ट की है तो इसका मतलब है वो 10 जूल्स पर कॉलम एनर्जी दे रही है चार्ज कैरियर्स को, और वो चार्ज कैरियर्स जब फ्लो होते होते डायोड से गुजरेंगे तो चूंकि इतनी हाई रेजिस्टेंस है उसकी सारी की सारी एनर्जी 10 जूल्स पर कॉलम एनर्जी उधर रिलीज हो जाएगी। सो पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज इन केस ऑफ अ रिवर्स बाइस्ड डायोड। और जब आप किसी डायोड को रिवर्स बाइस्ड करते हैं तो उसका डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है। ठीक हो गया? फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिप्लीशन रीजन, ऑल्दो दिस इज आल्सो एन एडिशनल पॉइंट क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, सो आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल कभी कभार आ जाया करता है, तो आपको इसको हल्का सा टेस्ट करना चाहिए। सिर्फ 4 फैक्टर्स के नाम और किन से क्या क्या होता है वो आपको आना चाहिए। डोपिंग कंसंट्रेशन मैटर करती है, जितनी ज्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन होगी तो उतनी ही ज्यादा नैरो डिप्लीशन रीजन होगा। ठीक है? दूसरा बाइजिंग, अगर आपने फॉरवर्ड बाइज किया तो उससे नैरो हो जाएगा, रिवर्स बाइज करेंगे तो वाइडर हो जाएगा। टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हो जाते हैं, उससे भी डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाता है। हाई डोपिंग कंसंट्रेशन से भी ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बनते हैं। ठीक है ना? आपने 1:10⁸ की डोपिंग की तो अब आपने ये बहुत हाई डोपिंग कर दी है। अगर आपने 1:10⁻11 की डोपिंग की है, यानी कि हर इतने ज्यादा एलिमेंट्स के बदले में एक एटम है इम्प्योरिटी का, ये बहुत लाइट सी डोपिंग है, बहुत ही कम आपने इम्प्योरिटी के एटम डाले हैं, तो इसमें चार्ज कैरियर्स कम डेवलप होंगे, इसमें चार्ज कैरियर्स ज्यादा डेवलप होंगे, तो इसका जो है नैरो होगा डिप्लीशन रीजन, इसका वाइडर होगा। इसी तरह से डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अगर लो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है तो उससे डिप्लीशन रीजन नैरोअर होता है, एंड वाइस वर्सा। ये 4 पॉइंट्स आपको होने चाहिए। अब डायोड का जो आईवी कर्व है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस कंडीशन में, उसकी शेप, उसके कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको आने चाहिए। फॉरवर्ड बाइस कंडीशन पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट, और पॉजिटिव करंट तब तक नहीं बढ़ता जब तक आप इस पॉइंट को नहीं छू लेते। इससे पहले आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट में कोई उतना अप्रिशिएबल इजाफा नहीं हो रहा। तो ये जो रीजन है, ये वो वाला रीजन है कि जब आप नी वोल्टेज यानी कि 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम से पीछे हैं। Until you touch this 0.3 volts, there is not any appreciable current, क्योंकि आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं उनमें इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो डिप्लीशन रीजन का जो बैरियर पोटेंशियल है उसको टॉप के दूसरी साइड पर जा पाए। जैसे ही आपने 0.3 वोल्ट से आगे पोटेंशियल बढ़ाई, अब चार्ज कैरियर्स में अच्छी खासी एनर्जी आ गई है कि बैरियर पोटेंशियल को वो छलांग लगा के क्रॉस कर सकते हैं। सो देन करंट राइजेस अप्रिशिएबली। ठीक है? स्टिल ये एक नॉन ओमिक कर्व है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व तो नहीं है, नॉन ओमिक कर्व है, और यहाँ तक 0.3 वोल्ट तक जहाँ तक नी वोल्टेज है वहाँ तक अप्रिशिएबल करंट नहीं है, उसके बाद अच्छा खासा फॉरवर्ड करंट है। अगर हम रिवर्स बाइज कर दें, वोल्टेज को नेगेटिव कर दिया, ठीक है ना, तो अब क्या है कि थोड़ा सा करंट बढ़ा और बहुत ही कम बिल्कुल एक्सेस के करीब ही होता है, अभी भी काफी नीचे बना हुआ है, नेग्लिजिबल करंट होता है रिवर्स करंट, क्योंकि बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होती है। आप जितनी भी वोल्टेज बढ़ाते जाएं ये नहीं बढ़ता, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज कैरियर्स इतने हैं ही नहीं। आपने चार्ज कैरियर्स को एनर्जी तो दे दी, लेकिन चूंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो हो रहा है रिवर्स करंट, वो जितने होने दे उतने ही है, ठीक है, तो इसलिए कांस्टेंट करंट रह रहा है। आप वोल्टेज बढ़ाई जा रहे हैं, करंट बढ़ नहीं रहा, चार्ज कैरियर्स मजीद बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा ना। सो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब
डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और डायोड की जो ब्लॉकिंग कैपेसिटी है कि वो फॉरवर्ड को जाने देता है और रिवर्स को ब्लॉक करता है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि आपकी डिवाइस बेकार हो गई और उस पॉइंट पर ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। अब थोड़ा सा इस पॉइंट से आगे गए तो अच्छा खासा करंट बढ़ गया, ये ब्रेक डाउन पॉइंट है और ये जो वोल्टेज जिस वोल्टेज पर ये होता है उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, द वोल्टेज एट विच अ डायोड इज destroyed and reverse current increases exponentially is called breakdown voltage and that point is known as breakdown point या इसको हम avalanche point भी कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पर avalanche हो गया है। avalanche गूगल कीजिएगा avalanche का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो लैंडस्लाइड होती है, सो आपने देखा होगा मूवीज मिशन इम्पॉसिबल में कि टॉम क्रूज धमाका करता है और बर्फ का एक अच्छा खासा तूफान पीछे से आता है और वो आगे स्केटिंग कर रहा है, पीछे से बर्फ का तूफान आ रहा है, वो आगे स्केटिंग कर रहा है, उसको एवलांची कहते हैं। कि एक मर्तबा एक जगह पर बर्फ हल्की सी वीक होकर टूट गई तो वो बर्फ आगे वाली बर्फ को हिलाती है और पूरा पहाड़ की सारी बर्फ नीचे आ जाती है और नीचे जितनी भी अगर कोई शहर है, बस्तियां हैं, पॉपुलेशन है, सारे डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि एक पॉइंट बस रीच करने की देर है, उसके बाद अच्छी खासी एक्सपोनेंशियल तबाही हो जाती है, क्योंकि उससे मैच करता है, इसलिए इसको भी एवलांची ब्रेकडाउन कह देते हैं। ठीक है ना, स्टिल गूगल कीजिएगा, इसकी वीडियो देख लीजिएगा कि एवलांची होता किस तरह से, अगर आपको नहीं रिलेटेबल लग रहा तो। अच्छा जी, अब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये नी वोल्टेज, ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। कितने कितने होते हैं, ये कितना होता है, ये बहुत वेरिएबल होता है, हर डिफरेंट डायोड का मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करता है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में आपने बस ये दो वैल्यूज याद करने, 0.3 और 0.7। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, कुछ मैं करा देता हूँ। ये एक्सरसाइज हम रेगुलर लेक्चर में भी कर चुके हैं कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस है, कौन सा रिवर्स बाइस है, पता कैसे चलेगा। अभी तक तो हमने कहा कि पॉजिटिव से जोड़ दें, नेगेटिव से जोड़ दें, जो पॉजिटिव से पी साइड है, नेगेटिव से एन साइड जुड़ी हुई है तो फॉरवर्ड बाइस्ड है, अगर उल्टा है तो रिवर्स बाइस्ड। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको याद होगा उस टेबल में मैंने ये नहीं लिखा कि पॉजिटिव साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी को जोड़ो एंड वाइस वर्सा, नहीं, मैंने कहा पी साइड को हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, एन साइड को लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए। ये कंडीशन है फॉरवर्ड बाइस्ड की और इसकी ऑपोजिट कंडीशन है रिवर्स बाइस्ड की। दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव पर भी हो सकते हैं। ठीक है, बस आपने देखना है कौन सा हाई है और कौन सा लो है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, पी साइड इज एट -4 वोल्ट एंड एन साइड इज एट -1 वोल्ट। तो अगर ये जीरो वाला पॉइंट है तो पी साइड जो है वो -4 वोल्ट पर है और एन साइड -1 पर है, जीरो से क्लोजर है। ठीक है ना, यहाँ पर होगी एन साइड, तो पी लोअर पोटेंशियल पर है, एन उससे लेस नेगेटिव है, सो पी लोअर है, एन हायर है। ये रिवर्स बाइस्ड डायोड है, आर लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, इस तरह से कोई और देखते हैं जहां पर दोनों पॉजिटिव हो, ये वाला दोनों पॉजिटिव है। अब यहाँ पर अगर आप 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट हो गया, पी साइड +3 पर है, ये पी साइड है, और एन साइड +4 पर है, उससे ऊपर है। सो अगेन एन साइड इज हायर एट हायर पोटेंशियल, पी साइड इज एट लोअर पोटेंशियल, ये भी रिवर्स बाइस्ड डायोड है। ठीक है, अब इसी तरह से आपने इन सारों को करना है। की मैंने दे दी है इसकी, अगर आपको स्लाइड्स अवेलेबल हो तो आप वहां से भी कर सकते हैं, अगर आप यहीं से इनका स्क्रीनशॉट लेना ज्यादा इजी रहेगा। दिस इज द की ऑफ वट एवर वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वन। ये भी उसकी की है, इसे भी कर लें। जहां जहां पर ग्राउंड है वहां पर आपने 0 वोल्ट्स अज्यूम करना है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं कि बताओ कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स बाइस्ड है। यूं होता है कभी कभार कि फॉरवर्ड बाइस्ड तो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स विल कंडक्ट, यूं क्वेश्चन होता है। अब बच्चे उसको फॉरवर्ड रिवर्स बाइस ही समझ लेते हैं कि शायद ये हमसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड, क्योंकि फॉरवर्ड होगा तभी कंडक्ट करेगा। नो, फॉरवर्ड होगा लाजमी नहीं है कि कंडक्ट करेगा। ठीक है ना, नी वोल्टेज से नीचे नीचे कंडक्ट नहीं करता, बहुत ही नेग्लिजिबल करंट, हम उसको कहते हैं कंडक्ट नहीं कर रहा। सो आपने अगर ये डिस्क्राइब कर लिया है कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो उसके बाद आपने ये भी देखना है कि पी साइड और एन साइड का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है या कम है। अगर बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हुआ फिर आप कहेंगे यस दिस डायोड विल कंडक्ट, अदर विल नॉट। तो आपको अगर कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स विल कंडक्ट और आपने ऑप्शन में देखा उनमें से 2 फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड निकल आए, अब आप परेशान कि ये तो दोनों फॉरवर्ड बाइस्ड हैं, किसको सेलेक्ट करूं, दोनों कंडक्ट करेंगे? नहीं, दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे। उनमें से वो वाला कंडक्ट करेगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन विल बी हायर देन 0.3 फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन। अब यहाँ पर पी साइड 0.3 वोल्ट पर है, हायर पोटेंशियल पर है, एन साइड 2 वोल्ट पर है, लोअर पोटेंशियल पर है। तो ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। क्या ये कंडक्ट करेगा? ये 2.3 है, ये 2 है, डिफरेंस कितना हुआ? 0.3 वोल्ट्स का। ये कंडक्ट करेगा अगर ये जर्मेनियम का डायोड हुआ, अगर ये सिलिकॉन का हुआ तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। नाउ द सेकंड मेजर टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन। इसमें हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके सामने पीएमडीसी का सिलेबस है, दैट इज डिफाइन रेक्टिफिकेशन
and describe the use of diodes for half and full wave rectifications. So basically पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन का टॉपिक हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, समराइज करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन के जो पॉइंट्स आपको आने चाहिए, होती क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी। आपके पास अल्टरनेटिंग करंट था जिसकी डायरेक्शन अप एंड डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव, फॉरवर्ड बैकवर्ड होती रहती थी। कभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, कभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट हो जाए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, तो आप उसको डीसी बनाना चाहते हैं। जो प्रोसेस होगा वो रेक्टिफिकेशन कहलाएगा। इस प्रोसेस में जिस सर्किट को यूज करेंगे आप एसी उस सर्किट से गुजारेंगे, उस सर्किट के आगे आउटपुट में यूनि डायरेक्शनल करंट मिलेगा, वो सर्किट रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है, पूरा का पूरा सर्किट, उसमें सब कुछ होता है, उसमें तारें भी हैं, उसमें जो भी चीजें उसमें आ जाएंगी, वो सारा रेक्टिफायर कहलाएगा। अब उस सर्किट में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो बेसिकली रेक्टिफायर का काम कर रहा है, जो बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट कर रहा है, जो करंट को एक तरफ ही फ्लो होने देता है, रिवर्स वाले को ब्लॉक कर देता है। ये कौन करता है? डायोड करता है। सो डायोड इज द सर्किट कंपोनेंट दैट इज एक्चुअली डूइंग द रेक्टिफिकेशन। ठीक हो गया। नाउ द मिनिमम नंबर ऑफ डायोड, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स फॉर हाफ, फॉर फुल, फॉर रेक्टिफिकेशन क्या होते हैं? ये अब आपने किस्सा यहाँ पर मुका ही देना है आज ही। मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड फॉर रेक्टिफिकेशन इज 1, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए एक ही चाहिए सबसे कम। और अगर आपसे कहा जाए कि रेक्टिफिकेशन के लिए कितने मिनिमम नंबर चाहिए, तो एक चाहिए, उससे हाफ वेव वाली कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ कोर्स 1, आल्सो 1। मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, अब इसमें दो हैं। एक होता है सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड, बेसिकली इसको टेप्ड नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम सेंटर से उसको टैप आउट करते हैं उसकी आउटपुट को। तो सेंटर टैप्ड वाले में आपको 2 डायोड यूज करने पड़ते हैं, और जो ब्रिज वाला है जिसमें 4 डायोड यूज होते हैं, मैश टाइप रेक्टिफायर कहते हैं उसको, उसमें आप कहेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स 4 हैं, 4 से कम में ब्रिज रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती। अब यहाँ पर पिछले कुछ अरसे तक 2-4 सालों में, उससे भी पहले बेसिकली ये पुराना कंफ्यूजन है, ये मसला रहा है कि उस वक्त तक पीटीबी में सेंटर टेप नहीं था। अभी भी पीटीबी में सेंटर टैप रेक्टिफायर है ही नहीं। सो पीटीबी वाले बच्चे जब ये सुनते थे कि मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन कितने होते हैं, तो उनके जहन में 4 आता था, वो 4 लगाते थे। एफटीबी वाले में सेंटर टैप रेक्टिफायर था, उनके जहन में 2 आता था कि मिनिमम तो 2 चाहिए, 4 वाला भी उन्होंने पढ़ा हुआ था, वो 2 लगाते थे, और कन्फ्यूजन का सामान होता था क्योंकि नेशनल एमडीकैट था, सारे सिलेबसेस को फॉलो किया गया था, और हर एफटीबी वाला भी वही टेस्ट दे रहा है, पीटीबी वाला भी वही दे रहा है। तो उस वक्त जो है आंसर 2 था। तो अगर आप ये लेक्चर तब सुन रहे हैं जब नेशनल एमडीकैट की पॉलिसी अभी भी है अगर, तो आप इसको 2 ही लगाएंगे। अगर प्रोविंशियल लेवल पर हो रहा है देन आप इसको 4 लगाएंगे अगर आप पीटीबी वाले हैं, और आप इसको 2 लगाएंगे अगर आप एफटीबी वाले हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने अपने जहन में रख लेनी है। अब रेक्टिफिकेशन का उल्टा काम है कि आपके पास यूनि डायरेक्शनल करंट है, आप चाहते हैं बाई डायरेक्शनल हो जाए, आगे भी जाए पीछे भी जाए, तो वो जो प्रोसेस होगा वो इन्वर्जन कहलाएगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डीसी इनटू एसी। अब इसमें जो सर्किट हम यूज करेंगे जिसमें से डीसी गुजारेंगे और आउटपुट में एसी मिलेगा, वो इन्वर्टर सर्किट कहलाता है। उस सर्किट में कोई एक कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिस तरह वहां पे डायोड था, यहाँ पे कौन सा होगा? वो होगा ट्रांजिस्टर, जो बेसिकली कर रहा होगा इन्वर्जन। ठीक है, तो ये क्यों बता रहा हूँ, आपको लग रहा है ये कोई बात है बताने की? एमसीक्यू आता है, which of the inverter circuit used in inversion is called what? The circuit used to convert DC into AC is called what? और ऑप्शन में ट्रांजिस्टर भी होता है, इन्वर्टर भी होता है, बच्चे ट्रांजिस्टर लगाते हैं। यहाँ पर शायद उन्हें कन्फ्यूजन नहीं होती, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी बच्चों का गलत हो चुका है, खाम खा में ही, कि विच सर्किट कंपोनेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC into DC, और ऑप्शन में होता है रेक्टिफायर, डायोड। अब उन्होंने सर्किट कंपोनेंट पूछा हुआ है, तो आपने डायोड जो लगाना है, रेक्टिफायर नहीं लगाना। सेंस इसकी कोई नहीं बनती। ऑफ कोर्स इस पूरे एमसीक्यू को देने का कुछ मकसद नहीं है, इस एमसीक्यू से कुछ फायदा नहीं होता, कुछ टेस्ट नहीं होता, बट क्योंकि पास पेपर में ये आ चुका है, सो आई हैव टू टेल यू दैट कि इस हिसाब से थोड़ा सा आपने होशियार रहना है। ये थोड़ा सा वर्ड प्ले कर जाते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिल्ट्रेशन एक और चीज है, अगेन ये भी एफटीबी में है, आपके पीटीबी में नहीं है। फिल्ट्रेशन पीटीबी में हल्का सा सिर्फ जिक्र है, और आपने उतना ही करना है क्योंकि एज इट इज ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में है भी नहीं। आपने सिर्फ इसके ये वाले पॉइंट्स करने हैं जो इस टाइम आपके सामने शो हो रहे हैं। अब रेक्टिफायर को हम जब इनपुट एसी इस तरह का देते हैं, जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बाई डायरेक्शनल है, तो वो हमें आउटपुट में इस किस्म का करंट देता है जो एक्स एक्सिस को छोड़ कर नीचे नहीं जाता, नेगेटिव डायरेक्शन में कभी नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे हो रहा है, रिपल्स हैं, कांस्टेंट स्टेडी डीसी नहीं है। हमने इसको स्टेडी करना है, तो हम इसको एक और प्रोसेस से गुजारते हैं जिसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, जिसमें हम इसकी स्मूथनेस थोड़ी कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फिल्टर से गुजरने के बाद ये इस तरह हो जाए,
नहीं है पॉसिबल, इतना स्मूथ कभी भी नहीं मिलता किसी भी फिल्टर से। जब फिल्टर से गुजर जाता है ये, तो ये इस तरह का हो जाता है, लाइक दिस। अब ये रिपल्स का एम्पलीट्यूड कम हो गया है, पहले रिपल्स का एम्पलीट्यूड कितना था, यहां से यहां तक, अब ये रिपल्स का एम्पलीट्यूड इतना, यानी कि इतनी ही वेरिएशन आ रही है मैग्नीट्यूड में, यहाँ पर मैग्नीट्यूड में ज्यादा वेरिएशन थी, तो हमने वो रिपल्स का एम्पलीट्यूड कम कर दिया, कुछ स्मूथ कर दिया है, ये काम फिल्ट्रेशन कहलाता है। परफेक्टली स्मूथ कभी भी नहीं होता। सो टू मेक इट स्मूथ वी मेक इट गो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जो सर्किट होगा वो फिल्टर सर्किट यूज होगा। इसमें जो कंपोनेंट होता है वो कैपेसिटर, आपकी एफटीपी में कैपेसिटर लिखा हुआ है, पीटीबी में भी कैपेसिटर लिखा हुआ है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए इंडक्टर भी फिल्ट्रेशन कर सकता है, बहुत कम यूज होता है, आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने कैपेसिटर यूज करना है। सो कैपेसिटर होता है उस सर्किट में, और वो कैपेसिटर जो है वो फिल्ट्रेशन कर देता है और एम्पलीट्यूड कम कर देता है। वो कैसे करता है, वो बार बार चार्ज डिस्चार्ज होता है, तो ये रिपल्स कम हो जाती हैं, उसको आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। सो फिल्टर सर्किट ओनली रिड्यूसेस, डज नॉट कंप्लीटली रिमूव द रिपल्स ऑफ अ रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट। ठीक है ना, ये एसी इनपुट है, रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट है, इसको जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये इसके इस तरह से आउटपुट मिलेगा। कंप्लीटली रिमूव नहीं हो सकते रिपल, सिर्फ स्मूदन आउट होंगी, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएंगी। अब इनपुट में एसी मिलता है, आउटपुट में रेक्टिफाइड डीसी मिलता है, तो इन दोनों कर्व्स की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि बेसिक्स हैं, जिसके बगैर ये टॉपिक थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगी रह जाती है कुछ ना कुछ। ठीक है, वैसे एसी कर्व की बेसिक्स हम ऑल्टरनेटिंग करंट में भी अगले लेक्चर में, इससे जो नेक्स्ट वन शॉट होगा उसमें भी पढ़ेंगे, बट जहां पर भी मैं पढ़ाता हूं आपको। सो एसी करंट क्या है, पूरा का पूरा एक साइनोसॉइडल कर्व है, जीरो से स्टार्ट होता है, उसके बाद एक साइन कर्व है। साइन कर्व का क्या मतलब है कि इसकी वोल्टेज है या करंट है, किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट आप इस फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं, वी नॉट साइन थीटा से, whereas v naught is this peak value of the voltage and theta is the phase of AC। phase of AC का टॉपिक हम ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे, उसकी जगह आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर टी क्या है, जिस भी टाइम इंस्टेंट पर आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए थी, वो टाइम इंस्टेंट आप इसमें पुट करेंगे, ओमेगा आपको पता होगी, और उस इंस्टेंट वाली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको मिल जाएगी साइन फंक्शन के थ्रू। सेम गोज फॉर द करंट, आपको किसी टाइम इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट को साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया, दिस इज हाउ एवरी साइन फंक्शन वर्क्स। ठीक है, सो पीक वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दैट द एसी अप्रोचेस इन अ साइकिल, और पीक टू पीक वैल्यू क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमम वैल्यूज। अगर ये वैल्यू 20 वोल्ट की है तो ये नेगेटिव वाली जो पीक है ये नेगेटिव 20 वोल्ट्स कहलाएगी, तो इसके और इसके बीच में जो फर्क है, ये 0 से 20 ऊपर है या 0 से 20 नीचे है, दोनों के बीच में फर्क कितना होगा, 40 वोल्ट्स का। तो 40 वोल्ट्स इज द पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, बाकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपको ऑलरेडी आइडिया है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, एक और चीज है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। अब जब भी आपसे कोई रियल लाइफ में पूछता है कि ये एसी सोर्स कितने वोल्ट का है, तो अगर आप उसको कहते हैं ये 25 वोल्ट का है, तो इसका क्या मतलब होता है कि क्या इस एसी के सोर्स में से मुसलसल 25 वोल्ट वाला करंट निकलता रहता है? ऑफ कोर्स नॉट, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपने कौन सी वैल्यू बताई है, ये वाली 25, ये वाली वैल्यू 25 वोल्ट है, ये वाली 25 वोल्ट है, ये पीक वाली बताई है, कौन सी बताई है? पीक वाली आप नहीं बता सकते। ऐसा नहीं है कि आप पीक वाली वैल्यू बता दें और वो समझ जाए, क्योंकि पीक वाली वैल्यू पूरे साइकिल में सिर्फ 1-2 इंस्टेंट के लिए पहुंची है। ठीक है, ये पूरा का पूरा साइकिल है, इस पूरे साइकिल में सिर्फ 2 इंस्टेंट पर ये वैल्यू टच हुई है। तो अगर मैं उसको कह दूं कि ये पीक वोल्टेज कि ये एसी सोर्स 25 वोल्ट का है, तो नाइंसाफी होगी। ठीक है ना, ये कहना बिल्कुल ऐसे है कि आप हम 24/7 इस मुल्क में बिजली देंगे और बिजली साल में सिर्फ 2 दिन आए, गलत बात होगी ना। हालांकि साइंसदान सियासतदान हमारे ऐसे ही करते हैं। सो इस तरह बताना एक्चुअल में पूरे के पूरे एसी कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करता, आपने सिर्फ 1-2 इंस्टेंट वाली वैल्यू बता दी। सो कोई ना कोई एवरेज वैल्यू होनी चाहिए जो हम बताएं। अब चूंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का ये जो एरिया है ये बराबर है, तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इस एरिया को इस एरिया पर जो है वो करना पड़ता है, ऐड करके 2 पर डिवाइड करना पड़ता है। और ये पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है, ऐड करेंगे 0 आंसर आ जाएगा। सो इसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पर आएगी बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट्स। एसी साइकिल की अगर वो परफेक्टली साइनोसॉइडल कर्व है उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। सो हम एवरेज वैल्यू बता नहीं सकते। अब उसको क्या बताएं ये कितने वोल्ट का है, ताकि उसको पता तो चले, एटलीस्ट आइडिया हो कि ये कितनी वोल्ट का मैं एसी सोर्स खरीद रहा हूँ। तो उसके लिए एक और अल्टरनेट तरीका निकाला गया विच इज दी आरएमएस वोल्टेज, कि आप एवरेज वैल्यू बता नहीं सकते, पीक वैल्यू भी बता नहीं सकते, वो भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आरएमएस वैल्यू निकालें। वो पीक वोल्टेज का 70% होती है, यानी कि पीक वोल्टेज अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर 50 होगा, 50 70 यहाँ पर,
ये वाली वैल्यू आप बता दें तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड VRMS एंड दिस इज 70% ऑफ V नॉट। इसका फॉर्मूला होता है पीक वैल्यू को 2 रूट पर डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 0.7 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू या 70% ऑफ पीक वैल्यू। अगर 100 वोल्ट की पीक थी तो आप उसको कहेंगे ये एसी सोर्स 70 वोल्ट का है, यानी कि आपने उसको RMS वैल्यू बता दी, 70% ऑफ पीक वैल्यू बताई, ठीक हो गया। अब रेक्टिफिकेशन के बाद, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद ऐसा कर्व मिलता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद ऐसा कर्व मिलता है। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एसी कर्व से थोड़ी सी डिफरेंट हैं, ठीक है। बाकी चीजें तो ठीक है, पीक वैल्यू इसमें V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में कि टाइम पीरियड हम कहते हैं कि जिस टाइम के बाद वही सीरीज ऑफ इवेंट्स दोबारा रिपीट हो जाए। तो अब इसमें क्या था, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स थी, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यही सीरीज ऑफ इवेंट्स दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे ये जो है ये एक टाइम पीरियड है, यहां से यहां तक एक दूसरा टाइम पीरियड है। अब हाफ वेव रेक्टिफाइड में क्या होता है कि एक पॉजिटिव पल्स आती है, फिर एक साइलेंट फेज या क्विसेंट फेज आता है, यहां तक एक सीरीज ऑफ इवेंट्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोबारा वही सीरीज ऑफ इवेंट्स रिपीट हुआ, उसके बाद दोबारा वही सीरीज ऑफ इवेंट्स रिपीट हुआ, तो यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड है, यहां से यहां तक दूसरा टाइम पीरियड और यहां से यहां तक तीसरा टाइम पीरियड, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट में एक पल्स आई, बस ये सीरीज ऑफ इवेंट्स खत्म, यही सीरीज ऑफ इवेंट्स बार बार रिपीट हो रहा है दोबारा दोबारा, तो हम यहां तक कहेंगे कि ये एक टाइम पीरियड है, यहां तक एक टाइम पीरियड है, यहां तक एक टाइम पीरियड है, ठीक हो गया। सो इस तरह आपको ये आइडिया होना चाहिए। और बाकी बात रही एवरेज वैल्यू की, तो वहां पर क्या था, पॉजिटिव हाफ साइकिल था, नेगेटिव हाफ साइकिल भी उतना ही था, तो एवरेज वैल्यू 0 लाइन पर आ जाती थी। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, सो इसकी एवरेज वैल्यू बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी, ठीक है ना, वो 0 नहीं होगी। सो एवरेज वैल्यू फॉर अ रेक्टिफाइड डीसी कर्व इज नॉट 0, इट इज समथिंग नॉन जीरो, ठीक है। वो कितनी होती है, वो इसकी अपनी होती है, इसकी और होती है, कितनी वो हम जब हाफ वेव और फुल वेव पढ़ेंगे उसमें मैं बता दूंगा आपको। और VRMS भी इसकी होती है, और वो ऐसा नहीं है जिस तरह आपने AC की VRMS V0/2 रूट फाइंड कर ली, इसकी वैसा नहीं फाइंड की जाती। इसकी कैसे फाइंड की जाती है वो हम आगे जाके बताते हैं। इसमें से एक की ऐसे फाइंड की जा सकती है, दूसरी की नहीं फाइंड की जा सकती। अच्छा जी, अब VRMS भी कहीं ना कहीं पर लाई करेगा, यहाँ पर कहीं पर, और जो V एवरेज है वो भी कहीं ना कहीं पर लाई करेगा, लाइक यहाँ पर, ठीक है। कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे वैल्यू होगी, तो आपको पता होना चाहिए RMS वैल्यू रेक्टिफाइड DC की ऊपर होती है, ज्यादा होती है, और एवरेज वैल्यू रेक्टिफाइड DC की थोड़ी सी कम होती है। इस तरह इसकी भी, फुल वेव वाले की भी RMS वैल्यू ऊपर होगी और एवरेज वैल्यू उससे थोड़ी सी नीचे होगी। अब कितनी नीचे होगी, इस केस में इसमें डिफरेंस है, इस केस में और डिफरेंस होता है, कहीं पर ये क्लोज होती है, कहीं पर ये वैल्यूज बहुत दूर होती हैं, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर 70 हो और ये 60 हो, 10 का फर्क, तो लाजमी नहीं है कि यहाँ पर भी ये 70 है तो ये 60 ही हो सकता है, वो 50 हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना होता है ये भी हम आगे जाके देखते हैं, हमें कैसे पता चला ये डिफरेंस कितना होता है, किसका ज्यादा किसका कम होता है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रेक्टिफाइड DC कर्व की RMS वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और एवरेज वैल्यू नीचे ही होती है, कम ही होती है। फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर और पीक इनवर्स वोल्टेज। फॉर्म फैक्टर से हमें किसी भी रेक्टिफाइड DC की फॉर्म का पता चलता है, अगर वो बिल्कुल स्क्वायरिश है तो हम उसका फॉर्म फैक्टर 1 कहते हैं, और हल्की सी वो राउंडेड हो गई, फिर मजीद राउंडेड हो गई और बिल्कुल ही एक साइनोसॉइडल राउंड हो गया तो उसका फॉर्म फैक्टर बढ़ता जाता है, ठीक है ना। इस चीज को मेजर करने के लिए एक टर्म होती है फॉर्म फैक्टर। वैसे रेगुलर लेक्चर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा, नॉट नेसेसरी, मेंटल इनसाइट में आपके मैंने डाल भी दिया है इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला, अगेन नॉट नेसेसरी, रेगुलर लेक्चर में आपके नॉलेज के लिए, आप उस वक्त आप सीख रहे थे, रिविजन के वक्त इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। इसी तरह रिपल फैक्टर आपको बताता है कि इनपुट के कितने रिपल्स आपने बाकी अभी हैं इसमें, ठीक है ना, यानी कि AC कंपोनेंट कितना बाकी बचा है, क्योंकि रेक्टिफायर कोई भी कंप्लीटली स्टेडी DC तो नहीं दे रहा ना आपको, स्टिल वो रिपल्ड है, तो कुछ ना कुछ AC वाला फैक्टर है उसमें, तो वो कितना है ये चीज मेजर करने के लिए रिपल फैक्टर होता है, ताकि हमें पता चले कि रेक्टिफायर ने कितना रेक्टिफाई किया है। पीक इनवर्स वोल्टेज किसी रेक्टिफायर की क्या होती है, ये वो वोल्टेज होती है जितनी वोल्टेज बर्दाश्त करने के काबिल एक डायोड को होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी फिट टू रेक्टिफाई अ वोल्टेज, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 वोल्ट्स का AC है और मैं इसको रेक्टिफाई करना चाहता हूं, तो मेरे पास आगे डायोड ऐसा होना चाहिए जो 100 वोल्ट की नेगेटिव वोल्टेज बर्दाश्त कर पाए, ब्रेक डाउन ना हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो एक पॉइंट पर आकर ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो ब्रेक डाउन वोल्टेज उस डायोड की 100 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा बर्दाश्त कर पाए वो,
तभी वो फिट होगा उस रेक्टिफायर में यूज होने के लिए। ये जो वैल्यू होती है इसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, हमेशा ये इनपुट के बराबर नहीं होती। अगर इनपुट 100 वोल्ट पीक वैल्यू है इनपुट एसी की, तो डायोड की भी 100 वोल्ट बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कभी कभार इसका डबल भी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो हम देखेंगे हाफ वेव फुल वेव के केस में ये पीक इनवर्स वोल्टेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बट फॉर द मोस्ट पार्ट जितना पीक इनपुट एसी का है उतनी ही नेगेटिव वैल्यू डायोड को बर्दाश्त करने के काबिल होना चाहिए, तब जाके वो उसको रेक्टिफाई करेगा। वरना जब नेगेटिव साइकिल आएगा डायोड टूट जाएगा। नेगेटिव वो उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज उतनी नहीं है, वो बेचारा नाजुक सा है। और एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर की कितनी एफिशिएंसी है, इनपुट आउटपुट बीच में पावर लॉस तो नहीं होता, कितने परसेंट आप आगे यूजफुल एनर्जी ले पा रहे हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि इन सारी वैल्यूज की, सारी टर्म्स की वैल्यू याद करें फॉर हाफ वेव एंड फॉर फुल वेव। और बारी बारी हम आगे जाकर देख लेंगे कि हाफ वेव का फॉर्म, रिपल, पीक इनवर्स वोल्टेज, एफिशिएंसी कितनी है और फुल वेव की कितनी है। ठीक है, ये बेसिक्स हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के ऊपर। आपके पास एक एसी इनपुट है, इसके साथ एक डायोड लगा हुआ है और एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है। इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है वो आउटपुट वैल्यू होती है। ठीक है, इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कैसे वेरी कर रहा है वो आउटपुट होगा हमारा। इसका जो वेव फॉर्म होगा वो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ये इनपुट एसी है, परफेक्ट साइनसॉइडल कर्व है। अब हम देखते हैं क्या क्या होता है। अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से करंट जाएगा, पी साइड पॉजिटिव से जुड़ी हुई है तो ये फॉरवर्ड बाइज्ड करंट होगा, फॉरवर्ड बाइज्ड डायोड होगा, आसानी से फ्लो कर जाएगा और इस रजिस्टर में फ्रॉम अप टू डाउन फ्लो करता हुआ बैक इनटू द नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, फॉर नाउ डायरेक्शन फ्रॉम अप टू डाउन इसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं फॉर नाउ। ठीक है, तो अगर इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर किया है तो इस रजिस्टर में भी अप टू डाउन करंट है, तो आउटपुट में भी आपको ऐसी ही करंट मिलेगी। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ है कि दूसरा हाफ साइकिल हो गया और ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव हो गया, तो अब करंट यहां से जाएगा, इधर जाना चाहिए लेकिन आगे तो एंड साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल को एंड साइड से जोड़ा, रिवर्स बाइजर करंट नहीं फ्लो करेगा, नो करंट। सो इनपुट में तो आपने बेसिकली यूं दिया, लेकिन आउटपुट में इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हुआ ड्यूरिंग दिस नेगेटिव हाफ साइकिल। सो आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल क्विसेंट फेज होगा। अगेन दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल रिपीट होगा, इधर भी पॉजिटिव पल्स आएगी, इधर नेगेटिव पल्स आएगी, लेकिन यहाँ पर साइलेंट फेज या क्विसेंट फेज होगा। ठीक है, सो इस तरह का हमें आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगा। अब अगर हम इस डायोड की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, पी साइड लेफ्ट पर थी, अब हमने पी साइड राइट पर कर दी, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। सो अब क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव इधर जाना चाहिए लेकिन आगे एन साइड ब्लॉक हो गया। सो इसका पॉजिटिव पल्स जो है वो ब्लॉक हो गया है और आउटपुट में हमें क्विसेंट फेज मिला। फिर ये वाली साइड पॉजिटिव हो गई, ये वाली साइड नेगेटिव, और इधर से करंट ऊपर की तरफ फ्लो करता हुआ यहां से बैक इनटू द नेगेटिव टर्मिनल आया। हमने अप से डाउन वाली वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर किया था कि अगर इस रजिस्टर में डाउनवर्ड्स करंट हो तो हम उसको पॉजिटिव करंट कहेंगे। अब इस रजिस्टर में अपवर्ड्स करंट हो गया तो हम इसको नेगेटिव करंट कहेंगे। तो इनपुट में भी नेगेटिव पल्स आई, आउटपुट में भी नेगेटिव पल्स आई, दोबारा इनपुट में पॉजिटिव पल्स आई, यहाँ पर क्विसेंट फेज हो गया, इनपुट में नेगेटिव पल्स आई, आउटपुट ने उसको जाने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला साइकिल इट इज अलाउड टू गो, यानी कि जब जब करंट इस रजिस्टर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो फ्लो कर जाएगा, अपवर्ड जाना चाहेगा तो उसको डायोड रिवर्स बाइजर वो जाने नहीं देगा। ठीक है, इसमें अपवर्ड वाला करंट जाना चाह रहा है तो हम उसको जाने दे रहे हैं, यानी कि नेगेटिव वाला जो साइकिल है वो रेक्टिफाई हो रहा है, जबकि पॉजिटिव वाला साइकिल जब ऊपर से नीचे करंट आना चाहिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तब डायोड रिवर्स बाइज होता है, वो उसको ब्लॉक करता है। सो रेक्टिफायर, आपसे क्वेश्चन होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, तो बच्चे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव हाफ साइकिल को जाने देता है, नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देता है। गलत, हाफ वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव और नेगेटिव में से किसी एक को जाने देगा, रेक्टिफाई कर देगा, दूसरे को ब्लॉक करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने चॉइस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आर्बिट्रेरी है। आपने अब यहाँ पर डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव कह दिया तो हमने कहा यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल रेक्टिफाई हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव। आप डाउनवर्ड्स को नेगेटिव कह दें तो यहाँ पर हम कहेंगे नेगेटिव साइकिल रेक्टिफाई हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल। तो ये चॉइस काफी आर्बिट्रेरी है। तो सही तरीका ये है कि आप ये बताएं कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैन रेक्टिफाई ओनली वन ऑफ द टू हाफ्स ऑफ द टोटल एसी साइकिल। ठीक है, अच्छा अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। यहां से यहां तक पूरा का पूरा एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है और यहां से यहां तक एक और सीरीज ऑफ इवेंट्स है। तो यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड, यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड, यहां पर इसका सीरीज ऑफ इवेंट्स यहां पर एंड हुआ,
और दोबारा एक और वही सीरीज ऑफ इवेंट्स दोबारा रिपीट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड। सो जितना उसका टाइम पीरियड था उतने ही टाइम पीरियड में इसका सीरीज ऑफ इवेंट्स कंप्लीट हुआ। सो आउटपुट और इनपुट का टाइम पीरियड सेम है। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ठीक हो गया। अच्छा, एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6% होती है। इसका रिपल फैक्टर 1.21 होता है और इसका फॉर्म फैक्टर 1.57 होता है और इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज V नॉट ऑफ द इनपुट होती है। इसको रट्टा मारें, इसको भी रट्टा मारें, इसको भी रट्टा मारें, इसको भी रट्टा मारें। आखिरी दो में कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि आप आरएमएस वैल्यू पकड़ें उस रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट की, ठीक है, जो रेक्टिफाई करने के बाद आपके पास आया है, उसकी आरएमएस वैल्यू उठाएं और उसकी एवरेज वैल्यू उठाएं, दोनों को डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो फॉर्म फैक्टर होगा। यहाँ पर वो आंसर 1.57 आ रहा है, यानी कि आरएमएस वाली वैल्यू, इसको मैं रीअरेंज करूं तो आरएमएस वैल्यू इज 1.57 टाइम्स द एवरेज वैल्यू, यानी कि आरएमएस वाली वैल्यू इतना ऊपर होगी और एवरेज वाली वैल्यू काफी सारी नीचे होगी, यानी कि इसमें और इसमें 1.5 टाइम्स का फर्क होगा। अगर ये 100 है तो वो 157 वोल्ट्स होगा, ठीक है। अगर 100 वोल्ट की एवरेज वैल्यू है तो 157 वोल्ट्स की आरएमएस वैल्यू होगी। तो इस फॉर्म फैक्टर से आपको पता चल गया कि आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू से कितनी ज्यादा है। वो जो हमने पीछे बात की कि आरएमएस वैल्यू और इस एवरेज वैल्यू के बीच में गैप कितना होगा, इस फॉर्म फैक्टर से आपको पता चल गया। और पीक इनवर्स वोल्टेज से आपको क्या कॉन्सेप्ट पता चल गया कि अगर आपके पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर है और आप उसको एक ऐसा एसी साइकिल देते हैं रेक्टिफाई करने के लिए जिसकी पीक वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो उस रेक्टिफायर सर्किट में जो डायोड यूज करना है, मेक श्योर कि वो डायोड 100 वोल्ट्स या इससे ज्यादा की रिवर्स वोल्टेज बर्दाश्त करने के काबिल हो विदाउट ब्रेकिंग डाउन। वरना जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो असूलन तो उसको ब्लॉक करना चाहिए था कि नेगेटिव साइकिल में कोई सन फेज हो। ये अच्छा रेक्टिफायर है। अगर वो बेचारा नेगेटिव साइकिल में टूट गया, ब्रेक डाउन हो गई, तो काम खराब, रेक्टिफायर तबाह हो जाएगा, वो डायोड इसमें काम नहीं कर पाएगा। सो पीक इनवर्स वोल्टेज इज V नॉट ऑफ द इनपुट। इनपुट का जो पीक वोल्टेज है उतने ही रिवर्स वोल्टेज बर्दाश्त करने के काबिल होना चाहिए डायोड, वो यूज हो सकता है। दैट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। अच्छा, बाकी ये 2 पॉइंट्स रह गए। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपके पास इनपुट की पीक है, आप उसको 2 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास आउटपुट की जो रेक्टिफाइड डीसी आपने निकाला है इसकी एवरेज आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। और अगर आपके पास इनपुट की पीक है, आप उसको पाई पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आउटपुट वाला जो कर्व है उसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी 100 वोल्ट्स वाली, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, इनपुट की पीक को 2 पर डिवाइड किया है तो आरएमएस वैल्यू आई है, और इनपुट की पीक को पाई पर यानी कि 3.14 पर डिवाइड किया। अब ये जवाब आरएमएस वैल्यू थोड़ा सा कम ही आएगा। यहाँ से भी हमें साबित हो रहा है कि आरएमएस वैल्यू ज्यादा होती है और एवरेज वैल्यू कम होती है फॉर रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट। ये दोनों फॉर्मूलाज रट्टा मारने हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा आसान सा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट साइकिल इज 10 हर्ट्ज, तो आउटपुट की क्या होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इनपुट की 10 हर्ट्ज है तो आउटपुट की भी 10 हर्ट्ज होगी। नो ब्रेनर क्वेश्चन है। डिफरेंट तरीके से यूं कभी कभार पूछते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी उसको जो दी है 50 हर्ट्ज की है, आउटपुट में कितने नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड है। तो बेसिकली आउटपुट की फ्रीक्वेंसी ही पूछ रहे हैं। इनपुट की 50 है तो आउटपुट की भी 50 होगी। आसान सा क्वेश्चन। अब हम आते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर पर। ऐसा रेक्टिफायर जिसमें 4 डायोड्स यूज होते हैं, जो कि पीटीवी में और एफटीपी में कॉमन है, दोनों में पढ़ाया गया है। उसमें क्या होता है, उसमें आप डायोड्स कुछ इस तरह से यूज करते हैं। आप एक रोम्बस बनाते हैं, ये अरेंजमेंट याद रखें, डायग्राम वाले क्वेश्चन में आती है। इसका भी डायरेक्शन इस तरफ रखते हैं, यहाँ पर एक और डायरेक्शन डायोड, इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ, फिर आप इधर आ जाते हैं और बाकी 2 डायोड्स की डायरेक्शन इस तरफ रखते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब इसके इन 2 पॉइंट्स के बीच में आप एसी साइकिल जोड़ देते हैं इनपुट, इन 2 पॉइंट्स के बीच में लोड रजिस्टर जोड़ देते हैं, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर बन गया। डज नॉट मैटर आप एसी सोर्स इधर जोड़ दें, रजिस्टर उधर जोड़ दें, सेम रिजल्ट आएगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्शन थोड़ी सी याद होनी चाहिए कि ये सर्किट पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। अब हमने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या क्या होता है। वो इनपुट है, उसकी वेव फॉर्म ये है, आउटपुट की वेव फॉर्म इस वोल्ट मीटर से हमें पता चलेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, करंट गया, यहां पर पहुंचा। अब ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, जाएगा वहां पे जहां पे अलाउ होगा आना। तो जो फॉरवर्ड बाइस डायोड होगा, इसकी लो रेजिस्टेंस होगी, उस तरफ जाएगा। पी साइड पॉजिटिव से जुड़ी हुई है तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है, यहां से गुजरेगा, इस पॉइंट पर आ गया। अब इसके बाद इन 2 रास्ते हैं,
इधर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। जिसकी कम रेजिस्टेंस होगी, ऑफ कोर्स इसकी कम रेजिस्टेंस है तो रिवर्स बायस है, मेगा ओम में रेजिस्टेंस है तो करंट नीचे आएगा और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्लो करता हुआ इस पॉइंट पर आएगा। अगेन वो रिवर्स बायस डायोड था, ये फॉरवर्ड बायस डायोड से गुजरता हुआ बैक इनटू द नेगेटिव एंड आएगा। अब फॉर दिस कंडीशन हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। सो पॉजिटिव इनपुट हुआ तो रजिस्टर में से राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो हुआ और इधर भी हम कहेंगे आउटपुट में भी पॉजिटिव पल्स आई। जब नेगेटिव पल्स आती है तो तब क्या होता है, तब ये होता है कि डायोड्स जो हैं वो रिवर्स बायस जो थे वो फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, जो फॉरवर्ड होते हैं वो रिवर्स बायस। अब करंट यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पर आएगा। अब ये दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस हैं, इसका पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका एन साइड नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ये दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, बाकी दोनों रिवर्स बायस हो गए। तो यहाँ से फ्लो करेगा, इस पॉइंट पर आएगा, रिवर्स बायस डायोड में जाने की बजाय नीचे आएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्लो करता हुआ वापस इधर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचकर फॉरवर्ड बायस डायोड से गुजरता हुआ बैक इनटू द नेगेटिव टर्मिनल आएगा। सो अगेन रिवर्स नेगेटिव साइकिल में भी इस रेजिस्टर में से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करंट ही फ्लो हुआ है। सो इधर इनपुट में बेशक नेगेटिव पल्स है, आउटपुट में पॉजिटिव पल्स है। अगेन ये साइकिल बार बार रिपीट होगा, इनपुट में पॉजिटिव पल्स, आउटपुट में पॉजिटिव, इनपुट में नेगेटिव, आउटपुट में स्टिल पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर सारे के सारे डायोड्स को रिवर्स कर दिया है, ऑल 4 डायोड्स आर रिवर्स्ड। तो स्टिल वही का वही काम होगा, ये डायोड स्टिल काम करेगा, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अब क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब ये करंट यहां पर आएगा तो क्या होगा, अब क्या होगा कि ये वाला डायोड तो रिवर्स बाइज्ड है, ये वाला डायोड इसका एन टर्मिनल इसका एन टर्मिनल दोनों रिवर्स बाइज्ड हो गए, इसका पी और इसका पी क्या हो गया, दोनों के दोनों इससे जुड़ गए। अब क्या होगा, अब ये फुल रेक्टिफायर नहीं रहा बेचारा, इसका कुछ ना कुछ मसला हो गया। ये वाले डायोड इधर कर दिए हमने, ये वाले डायोड इधर कर दिए। गौर से देखें, क्या हमने चारों डायोड रिवर्स किए हैं? दोनों डायोड्स इधर थे और ये दोनों डायोड्स इधर थे। यहां पर क्या है, ऊपर वाले 2 डायोड्स इधर हो गए, ऑपोजिट हो गए, ये वाले 2 डायोड्स स्टिल इधर ही हैं। तो आपने सारे के सारे डायोड्स रिवर्स नहीं किया, आपने 4 में से 2 डायोड्स रिवर्स कर दिए। अगर तो आप चारों करते तब वही काम होता जैसा कि हाफ वेव में हुआ था कि डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स हो गई थी। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव पल्सेस मिल रही हैं, वहां पर आपको नेगेटिव पल्सेस मिलनी थी, लेकिन आपने सिर्फ 2 जो है वो रिवर्स किए हैं। तो अब क्या है, पॉजिटिव साइकिल पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया है। तो पॉजिटिव पल्स के नतीजे में आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा। जब नेगेटिव पल्स होगी, नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव बायस होगा, तो ये डायोड्स फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। अब ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं, ठीक है ना। सो करंट इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, कहीं से भी जाएगा। तो अब आपको आउटपुट में नेगेटिव पल्स जरूर मिलेगी, ठीक है। इसको पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काफी डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ। सो यहाँ पर आपको अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह का आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है, ज्यादा नेसेसरी पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि चारों अगर डायोड उल्टे हो जाएं तो तब क्या होता है। चारों डायोड उल्टे कर दिए जाएं तो डायोड स्टिल कंटिन्यूज टू फंक्शन एज अ हाफ फुल वेव रेक्टिफायर, बट डायरेक्शन पल्सेस की उल्टी हो जाती है। और एक पॉइंट आपको आना चाहिए कि अगर इस एसी सोर्स की जगह रेजिस्टर लगा दूं और इस रेजिस्टर की जगह एसी सोर्स लगा दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम वैसा का वैसा वो फंक्शन करता रहेगा एज इट वाज फंक्शनिंग बिफोर। एक और चीज होती है कि अगर 4 में से एक डायोड, ये वाला डायोड हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, अब भी ये हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाता है। ये भी एक और पॉइंट है। 4 में से 2 डायोड रिवर्स कर दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया। चारों डायोड रिवर्स कर दिए, कुछ नहीं हुआ, डायरेक्शन बस उल्टी हो गई। 4 में से एक डायोड डिस्कनेक्ट कर दिया या हमने उड़ा दिया तो तब भी वो हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है। कैसे बनता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो यहाँ से इधर से ये सुकून से गुजरता हुआ वापस आ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो आपको आउटपुट में पॉजिटिव पल्स मिल गई। नेगेटिव हाफ साइकिल में इन 2 डायोड में से गुजरना था इसको, उन 2 डायोड में से एक डायोड वो है बंद है, तो नेगेटिव वाला जो सर्किट होना था वो सर्किट ब्रोकन है। तो नेगेटिव में आपको आउटपुट में क्विसेंट फेज मिलेगा, पॉजिटिव दोबारा गुजरेगा, नेगेटिव में आउटपुट में क्विसेंट फेज। सो इफ वन ऑफ द 4 डायोड्स ऑफ अ फुल रेक्टिफायर इज डिस्कनेक्टेड, डायोड विल बिकम अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो कौन कौन से पॉइंट कि 4 डायोड यूज होते हैं ब्रिज की फॉर्म में, उनको जोड़ते हैं, 2 डायोड इस तरफ, 2 डायोड इस तरफ, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस एसी सोर्स जोड़ दो, बाकी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस रेजिस्टर जोड़ दो, इसको उधर जाओ उसको उधर जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों को रिवर्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 को रिवर्स करो, हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाता है। 1 को डिस्कनेक्ट कर दो, हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाता है। ये पॉइंट्स हैं आपके। अब एक और क्वेश्चन है, इसके कभी कभार आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के
इस रेक्टिफायर अरेंजमेंट के क्या इनपुट्स आउटपुट्स होंगे। इनपुट तो हमने इसको ऐसी सोर्स दे दिया, आउटपुट क्या होगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये डायोड भी सारे फॉरवर्ड बाइस हैं तो ये कहीं से भी फ्लो करता हुआ मर्जी है इसकी जाएगा और वापस आ जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में जब इधर पॉजिटिव हुआ तो अब यहाँ से पॉजिटिव वाला करंट वापस आएगा, आगे देखें सारे रिवर्स बाइस हो जाएंगे। सो नेगेटिव वाला हाफ आपका ब्लॉक हो जाएगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव वाला ब्लॉक हो जाएगा। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर नहीं है, ये 4 डायोड्स वाला हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसकी आउटपुट स्टिल हमें हाफ वेव वाली मिल रही है। सो द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट विल बी हाफ वेव रेक्टिफायर, नॉट फुल वेव रेक्टिफायर। इस तरह इसकी जरा देखें आप, 2 डायोड्स लगे हुए हैं, अगर पॉजिटिव साइकिल हुआ तो ये दोनों फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे, करंट सुकून से गुजर के वापस आ जाएगा। अगर नेगेटिव साइकिल हुआ तो ये दोनों रिवर्स बाइस हो जाएंगे, करंट नहीं गुजर पाएगा। सो इनपुट ऐसा होगा और आउटपुट ऐसा होगा। दिस इज ऑल्सो हाफ वेव रेक्टिफायर, 2 डायोड्स वाला हाफ रेक्टिफायर। ये प्रैक्टिकल सर्किट्स नहीं है, एक्चुअल में यूज नहीं होते, ये आपके क्वेश्चन के लिए है कि आपको आइडिया होता है कि पाथ सर्किट का करंट का कैसा होता है। एक और क्वेश्चन है, अब इसमें ये और ये डिफरेंट है, इसमें दोनों डायोड्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें एक डायोड इस तरफ है, एक डायोड इस तरफ है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, करंट उससे गुजरता हुआ वापस आ जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अब नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है, करंट इस नीचे वाले से गुजरता हुआ वापस आ जाएगा। तो पॉजिटिव वाला भी गुजरा है, नेगेटिव वाला भी नेगेटिव डायरेक्शन में गुजरा है, तो आउटपुट का पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, आउटपुट का नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव। सो ये रेक्टिफायर है ही नहीं, ये बिल्कुल फ्री सर्किट है। इसका आउटपुट में भी हमें एसी कर्व ही मिलेगा। सो आउटपुट ऑफ दिस सर्किट विल बी एन एसी कर्व, ठीक है। अब एक सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें बेसिकली जरूरत होती है एक ट्रांसफार्मर की। वो क्यों होती है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि अच्छा खासा उसका कॉन्सेप्ट है। खैर हम एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, इनपुट उस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी कॉइल में भी वही इनपुट आगे ट्रांसफर हो जाता है। और ये अब इस ट्रांसफार्मर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो इनपुट के तौर पे एक्ट करेगा। ऊपर एक डायोड है, नीचे एक डायोड है, हमने इस ट्रांसफार्मर को सेंटर टैप कर दिया है। टैपिंग का मतलब आपको पता है ना कि अब टैंकी हो, कहीं से सुराख निकाल के आप वहां से वो निकाल लें, पानी निकाल लें, तो हम कहते हैं हमने यहाँ पर इसको टैप कर दिया। टैप वाटर का मतलब इसलिए टैप वाटर होता है बिकॉज हम किसी बड़े कंटेनर में टैप लगा रहे होते थे, ठीक है ना। वो पुराने जमाने में बैरल में टैप लगाते थे, अब हम फॉसेट यूज करते हैं उसके लिए वर्ड, इसीलिए वो कहते हैं कि टैप ना बोला करो, फॉसेट बोला करो, क्योंकि आपकी जो टूटी है वो किसी बैरल में सुराख करके नहीं निकाली आपने, वो तो एक्चुअल में सिंक कहीं से आ रहा है पाइप के थ्रू, ठीक है। सो फॉसेट इज अ गुड वर्ड फॉर यूजिंग के टूटी के लिए जो आप वर्ड यूज करते हैं। सो हमने यहाँ पर टैप किया कि उसके बीच में से एक हमने सर्किट वो आउटपुट वोल्टेज ले ली, बीच में आउटपुट वाला लोड रेजिस्टर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव, ये डायोड तो रिवर्स बाइस हो गया, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो आउटपुट में एक पॉजिटिव पल्स मिलेगी इनपुट के पॉजिटिव पल्स के बदले में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नीचे वाला एंड पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाला एंड नेगेटिव, वो डायोड हो गया रिवर्स बाइस, ये फॉरवर्ड बाइस है तो करंट यहाँ से फ्लो करता है अगेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ही है और यहाँ से वापस आएगा, इस लूप में फ्लो करेगा। सो राइट टू लेफ्ट है तो अगेन इनपुट बेशक नेगेटिव है, आउटपुट में उसी डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हुआ जिस डायरेक्शन में पहले फ्लो हुआ था, इट इज स्टिल पॉजिटिव पल्स। दोबारा पॉजिटिव, दोबारा पॉजिटिव, दोबारा नेगेटिव, दोबारा पॉजिटिव, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर कर्व आपको मिलेगा। अगर आप इन दोनों डायोड्स को रिवर्स कर देते हैं तो आपको पॉजिटिव पल्सेस की बजाय फिर नेगेटिव पल्सेस मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट की बजाय दोनों साइकिल्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो होगा। वो कैसे होगा वो आप इसमें ड्रॉ करके खुद देख सकते हैं, ठीक है। सो रिवर्स करने से, दोनों को रिवर्स करने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, स्टिल वो फुल वेव रेक्टिफायर ही होता है, बस पल्सेस नेगेटिव हो जाती हैं। अब प्रॉपर्टीज, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जिस तरह हमने हाफ वेव की पढ़ी प्रॉपर्टी, उस तरह फुल वेव की दोनों की, सेंटर टेप्ड और ब्रिज की पढ़ रहे हैं इकट्ठे ही। इसमें दोनों हाफ साइकिल्स रेक्टिफाई होते हैं, हाफ वेव में एक होता था। इसमें आउटपुट का टाइम पीरियड इनपुट के टाइम पीरियड के डबल है। ऐसा कैसे हुआ है, पॉजिटिव पल्स के नतीजे में यहाँ पर पॉजिटिव पल्स आई, नेगेटिव पल्स के नतीजे में भी यहाँ पर पॉजिटिव पल्स आई, तो इसका एक सीरीज ऑफ इवेंट्स इनपुट का यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यहाँ तक टाइम पीरियड है, इसके एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, अगला सीरीज ऑफ इवेंट, इसके 2 सीरीज ऑफ इवेंट्स कंप्लीट हो गए। जितने टाइम पीरियड में उसके एक साइकिल कंप्लीट हुआ उतने में इसके 2 हुए हैं, तो इसका टाइम पीरियड उसके टाइम पीरियड का हाफ है, इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी का डबल है फॉर बोथ सेंटर टैप्ड एंड ब्रिज। तो ये चीज याद रखनी है। इसकी जो एफिशिएंसी है 81.2 है, हाफ वेव की कितनी थी 40.6, ये उसके डबल है। इसका रिपल फैक्टर 0.48 है, उसका क्या था 1.21,
कम था, उसका ज़्यादा था, इसका कम है, मतलब इसमें एसी वाला आंसर, एसी वाला एलिमेंट कम ही रह जाता है, ये अच्छा खासा एसी को उड़ा देता है क्योंकि इसने दोनों हाफ साइकिल रेक्टिफाई कर लिए। सो दिस इज अ गुड रेक्टिफायर हम कह सकते हैं, एफिशिएंसी वाइज भी और एसी को रिमूव करने वाइज भी। फॉर्म फैक्टर इसका 1.11 है, उसका कितना था 1.57, ठीक है। तो इसका मतलब है आरएमएस वैल्यू इसकी निकालें, इसकी एवरेज वैल्यू निकालें तो उनका रेशो 1.11 आएगा। यानी कि अगर आपके पास इस किस्म का साइकिल है तो इसकी आरएमएस वैल्यू ऑफ कोर्स ऊपर होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ कोर्स नीचे होगी, लेकिन इनके जो डिफरेंस होगा वो 1.11 टाइम्स का होगा। यानी कि एवरेज वैल्यू जो आपके पास है उसको 1.11 से मल्टीप्लाई करें तो आरएमएस आपके पास आएगी, ठीक है। सो अगर ये 100 है तो एवरेज वैल्यू अगर 100 वोल्ट है तो आरएमएस वैल्यू 110 वोल्ट होगी। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, 1.11 टाइम्स का फर्क है, उसमें 1.5 टाइम्स का फर्क था कि अगर उसकी आरएमएस एवरेज वैल्यू 100 होती तो उसकी आरएमएस वैल्यू 157 वोल्ट्स होती। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू आर सेपरेटेड टू अ लार्जर डिग्री, फुल वेव रेक्टिफायर में एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू आर सेपरेटेड टू अ स्मॉलर डिग्री, क्लोजर है, स्टिल आरएमएस ऊपर है, एवरेज नीचे है। इसकी जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, अगर तो ब्रिज रेक्टिफायर है उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज V0 ही होती है, यानी आपने 100 वोल्ट पीक वाला एसी रेक्टिफाई करना है तो जो 4 डायोड यूज करेंगे उस रेक्टिफायर में वो चारों नेगेटिव 100 वोल्ट बर्दाश्त करने के काबिल होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सेंटर टैप रेक्टिफायर है तब थोड़ा सा ज्यादा आपको अच्छा डायोड यूज करना पड़ता है, 2 टाइम्स ऑफ पीक इनपुट ऑफ द एसी। अगर आपके 100 वोल्ट का इनपुट है एसी का, उसको रेक्टिफाई करना है तो 200 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज बर्दाश्त करने वाले डायोड यूज करेंगे, क्योंकि 4 डायोड वाला काम अब 2 डायोड कर रहे हैं। अच्छा, अब प्रैक्टिस है, ये भी आसान है। इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ब्रिज रेक्टिफायर की आपकी 2 टाइम्स होगी तो आउटपुट वाली फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। पीक लोड ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा दिस इज द मैक्सिमम डिफिकल्टी क्वेश्चन जो आपको दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा गौर से पढ़िए। आपने पीक लोड वोल्टेज 40 वोल्ट लेना है, बल्कि हाँ हम कुछ मिस कर गए पीछे, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। आउटपुट की आरएमएस वैल्यू इनपुट की आरएमएस के ही बराबर होती है, यानी कि इनपुट की पीक को 2 स्क्वायर रूट पर डिवाइड कर दो। हाफ वेव वाले केस में इनपुट की पीक को 2 पर डिवाइड करना होता था, इसमें 2 स्क्वायर रूट पर डिवाइड करना है, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वहां पर क्या थी, इनपुट की पीक को पाई पर डिवाइड कर दो, यहाँ पर इनपुट की पीक को पाई पर डिवाइड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करो, डबल हो जाएगी, वो है एवरेज वैल्यू इसकी। ये वैल्यू दोनों इसके लिए याद रखनी है। अब वही चीज अब यहाँ पर अप्लाई होगी। आपने पीक लोड वोल्टेज 40 वोल्ट का लिया आउट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज। फॉर एग्जांपल ये आपका रेक्टिफायर है, आपने इनपुट में आरएमएस वैल्यू कुछ दी VRMS, आउटपुट में आप कितनी आरएमएस लोगे उतनी ही, हमने अभी पीछे पढ़ा ना कि आउटपुट की आरएमएस और इनपुट की आरएमएस सेम ही होती है, तो आप इनपुट की आरएमएस निकालें, आउटपुट की आरएमएस निकालें, जवाब आपके पास सेम आएगा। सो आउटपुट में जो वैल्यू आएगी वो भी वही VRMS ही होगी, ठीक है। पीक क्या है इसकी, पीक इसकी है 40 वोल्ट्स, तो इसकी पीक आपको गिवन है, आपने आरएमएस निकालनी है, आउटपुट की आरएमएस निकालेंगे, वही इनपुट की आरएमएस होगी और वही आपसे पूछी हुई है। सो VRMS इज इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 का रूट, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 2 का रूट। अब यहाँ पर करने नहीं बैठ जाना, अंदाजा लगाना है। बेसिकली 0.7 टाइम्स 40 होता है, यानी कि 40 का 70%, ठीक है। तो 40 का 70% कितना होगा, तकरीबन 30 होगा तो वो होगा 75%, ठीक है ना। 40 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो 10-10 के एक हिस्से होंगे, एक हिस्सा 25% का है, तो 30 विल बी 75% ऑफ 40। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट 70% ऑफ 40 तो वो 30 से थोड़ा सा कम होगा। तो ऑप्शन में वो ऑप्शन देखना है जो 30 से थोड़ा सा कम हो, दैट विल बी सी ऑप्शन। अब हमने जो भी अभी तक पढ़ा है उस सबकी एक समरी टेबल आपके सामने है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे सब कुछ। मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 चाहिए होता है, फुल वेव में 4 और सेंटर टैप्ड में 2। आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट के बराबर होती है हाफ वेव वाले केस में, जबकि फुल वेव दोनों हो, चाहे ब्रिज चाहे सेंटर टैप्ड, उसमें आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस होती है। टाइम पीरियड की बात करें तो वो भी हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट का इनपुट का सेम होता है, फुल वेव वाले केस में टाइम पीरियड हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू द इनपुट का टाइम पीरियड। एवरेज आउटपुट देखें तो हाफ वेव की V0/π है, फुल वेव ब्रिज और सेंटर टैप दोनों की 2 टाइम्स ऑफ V0/π है, यानी जितनी हाफ वेव की एवरेज आउटपुट है उसका ट्वाइस देंगे ये दोनों। आउटपुट की आरएमएस वैल्यू की बात करें तो V0/2 है हाफ वेव रेक्टिफायर में, और V0/2 का स्क्वायर रूट है फुल वेव वाले केस में और सेंटर टैप्ड में। किसकी ज्यादा है,
फुल वेव वालों की दोनों की ज्यादा है। कैसे पता चला मुझे कि ये V0/2 है, यानी कि V0 का 50% होगा। V0/2 का स्क्वायर रूट है, 1/2 का स्क्वायर रूट 70% बनता है, 0.7 आंसर आता है उसका। सो ये इसमें 50% ऑफ द पीक वैल्यू आउटपुट की आरएमएस वैल्यू में आती है और इसमें 70% ऑफ द पीक वैल्यू आउटपुट की आरएमएस में आती है। तो आउटपुट की आरएमएस वैल्यू भी फुल वेव वाले की ज्यादा है, दोनों की, ब्रिज और सेंटर टेप की, एज कंपेयर टू हाफ वेव। फॉर्म फैक्टर आपने रट्टा मारना है। डेसिमल वाली जो वैल्यूज है वो मोस्टली हर किसी को आती होती है कि 1.11 वैल्यू है फुल वेव दोनों के लिए और 1.57 है हाफ वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू। ये पाई वाली वैल्यूज भी याद कर लिया करें, जब भी काम आ जाती है। पाई/2 की वैल्यू होती है हाफ वेव के लिए और पाई/2 इंटू 2 का रूट ये वैल्यू होती है इसकी। ज्यादा किसकी है वो तो लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स 1.57 उसकी ज्यादा है तो इसकी कम है, ठीक है। अगर सिर्फ डेसिमल, अगर सिर्फ फ्रैक्शन दी होती तो फिर आपको सॉल्व करके ये बात जहन में रखनी थी कि किसकी ज्यादा किसकी कम है, ये चीज भी काम आती है। रिपल फैक्टर इसका 1.21, 0.48 है इन दोनों का। एफिशिएंसी 40.6% है, इन दोनों की एफिशिएंसी उसकी एफिशिएंसी का ट्वाइस है। 40.6 का ट्वाइस आता है 81.2, आपस में इन दोनों की बराबर है। पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो V0 इसकी है, V0 ही फुल वेव वाले ब्रिज की है, सिर्फ फुल वेव जो सेंटर टैब्ड है उसकी 2 टाइम्स ऑफ V0 है, ठीक हो गया। सो अगर आप देखें फुल वेव ब्रिज और सेंटर टैब्ड में उसमें सारा कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट दिस लास्ट वैल्यू के पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टैब्ड की ज्यादा है, ठीक हो गया। दिस इज प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।